छोटे से गांव में भोलानाथ अपने दो बेटों गुड्डू और हरिया के साथ रहता था। बड़ा बेटा गुड्डू स्वभाव से चिड़चिड़ा और जिद्दी था, जिस कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। वहीं हरिया ईमानदार और शांत स्वभाव का था, जिसकी शादी गांव की चंपा से हो चुकी थी। वे दोनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे। एक दिन भोलानाथ ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपने जीवन में कुछ अच्छा करो। हरिया की तरह तुम भी अपना घर बसा लो। गुड्डू। गुड्डू ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती और मुझे इन सब बातों में दिलचस्पी भी नहीं है। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और बीमार भी रहने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले तुम दोनों को कामयाब देख सकूं। पिताजी, हम खेती तो कर ही रहे हैं, उससे अच्छा पैसा आ जाता है। बेटा, खेती अच्छी चीज है, लेकिन ये हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। अगर बारिश न हो या सूखा पड़ जाए तो हालात खराब हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग खेती के अलावा भी कोई दूसरा काम करो। गुड्डू चिढ़कर बोला, अरे पिताजी, जब सूखा पड़ेगा तब देखेंगे। अभी खेती से गुजारा हो रहा है तो चिंता क्यों करें? और दूसरा काम करने के लिए पैसे भी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। भोलानाथ उसकी बात सुनकर चुप हो गए और निराश होकर वहां से चले गए। हरिया को पिता की बात समझ आ गई। रात में खाना खाते वक्त उसने अपनी पत्नी चंपा से कहा, चंपा, पिताजी सही कह रहे थे। हमें कुछ और करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। चंपा ने चिंतित होकर पूछा, पर पैसे कहाँ से आएंगे? अगर मैं अपने हिस्से की जमीन बेच दूं तो व्यापार शुरू किया जा सकता है। चंपा तुरंत विरोध में बोली, नहीं जी, यह खेत हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे बेचना सही नहीं होगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। दोनों इस बारे में देर तक चर्चा करते रहे और फिर सोने चले गए। अगली सुबह जैसे ही दोनों भाई खेत की ओर निकल पड़े, हरिया घर के आंगन में पहुंचते ही देखता है कि गायें इधर उधर घूम रही हैं। उसी पल उसके मन में एक योजना सूझती है। वह तुरंत चंपा को बुलाता है। चंपा, जल्दी आओ। चंपा आकर पूछती है, क्या हुआ जी? हरिया उत्साह से कहता है, मैं सोच रहा हूं कि क्यों न इन गायों के दूध को बेचकर कुछ पैसे कमाए जाए। इतना पैसा जमा होता ही मैं अपना व्यापार शुरू कर दूंगा। आपका आइडिया तो अच्छा है, पर ये गायें बहुत बीमार हैं, इनसे दूध भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर हरिया थोड़ा निराश होकर खेत की ओर चला जाता है। दिन भर दोनों भाई मिलकर खेती करते हैं और शाम होते होते घर लौट आते हैं। रास्ते में हरिया की नजर एक दुकान पर पड़ती है, जहां चाय, समोसा, पकोड़े, चाइनीज फूड और हर तरह के खाने बिक रहे हैं। यह दृश्य देखकर उसके मन में नया विचार उमड़ता है। खाने के दौरान हरिया अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने सोचा है कि मैं एक छोटी सी दुकान खोलूंगा जहां चाइनीज फूड बनाकर लोगों को परोसा जाएगा। पिताजी चिंतित स्वर में जवाब देते हैं, ये तो अच्छा विचार है, पर इसमें काफी पैसे लगेंगे। हम ये पैसे कहां से जुटाएंगे? इसी बीच गुड्डू का कहना सुनकर हरिया का मन और उदास हो जाता है। होटल खोलने के लिए इतनी पूंजी कहां से आएगी? नुकसान का भी डर है। तभी चंपा कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास माँ की निशानी के कुछ गहने हैं, आप उन्हें बेच दीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। नुकसान फायदा बाद में देखा जाएगा। यह सुनकर भोलानाथ और हरिया दोनों को हैरानी होती है। भोलानाथ आश्चर्य से बोलता है, क्या माँ की निशानी? इन्हें बेचना ठीक नहीं रहेगा। नहीं चंपा, तुम अपनी माँ की निशानी वाले गहने मत बेचो। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी माँ की निशानी मेरे बेटे के कारोबार में लगे हैं। चंपा चुप हो जाती है और इतने में सबका खाना हो जाता है और सब उठकर चले जाते हैं। लेकिन बाद में काम करते वक्त चंपा सोचती है,
अगर माँ की निशानी मेरे पति के कारोबार में काम आ सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। उस सोच के साथ वह खेत की ओर चली जाती है। रास्ते में हरिया चंपा को देखकर पूछता है। सुनो चंपा, तुम यहाँ कैसे आ गई? चंपा मुस्कुराते हुए जवाब देती है। आप मेरे गहने बेच दीजिए और अपना कारोबार शुरू कर लीजिए। नहीं चंपा, आज पिताजी ने मना किया ना कि तुम्हारे गहने नहीं बेच सकते हैं, तो तुम उन गहने को संभल के अपने पास रखो। नहीं जी, वह गहने आपके काम नहीं आए तो वह मेरे भी किसी काम के नहीं है, तो आप उन्हें बेच दीजिए। इतना कहते ही चंपा घर की ओर चली जाती है। रात ढलते ढलते चंपा सारा घर का काम निपटा लेती है और खाना बनाकर सबको बुला लेती है। सब खुशी खुशी मिलकर भोजन करते हैं और अपने अपने बिस्तरों पर सो जाते हैं। अगली सुबह हरिया चंपा से कहता है। चंपा, आज सुबह अपने गहने मुझे दे देना, मैं उन्हें बेच दूंगा। वादा है, जब हमारा कारोबार सफल होगा तो सबसे पहले तुम्हें गहने दिलाऊंगा। चंपा मुस्कुराकर उत्तर देती है। कोई बात नहीं, आप अपना काम शुरू कीजिए और पिताजी को यह बता दीजिए कि आप अपने सेठ से पैसे लेकर आए हैं ताकि उन्हें कभी पता न चले। यह सुनकर हरिया के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। हरिया चंपा से गहनों की थैली लेकर सीधे सोनार के पास जाता है। वह सेठ से कहता है। सेठ जी, इन गहनों की सही कीमत लगाकर मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ गहने देखकर चौंक जाता है। अरे हरिया, तुम गहने बेचने आए हो? हाँ सेठ जी, मुझे अपना कारोबार शुरू करना है, लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी चंपा के गहने बेच रहा हूँ। सेठ कुछ देर सोचता है और फिर कहता है। हरिया, तुम ये गहने मत बेचो। एक काम करो, इन्हें गिरवी रख दो और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा चुकाकर अपने गहने छुड़ा लेना। यह सुनकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। वह सेठ से पैसे लेकर खुशी खुशी घर लौटता है और सोचता है। अब मुझे दुकान के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी। कुछ दिनों बाद मैं अपना छोटा सा होटल खोलूंगा। कुछ दिनों की मेहनत और तैयारी के बाद वह दिन आ ही जाता है जब हरिया अपने छोटे से होटल की शुरुआत करता है। ठीक उसी के सामने मोहन नाम के व्यक्ति का भी होटल था। दोनों होटल शुरू में ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे हरिया के होटल में भीड़ बढ़ने लगती है और गुड्डू के होटल में ग्राहक कम होने लगते हैं। एक दिन हरिया के होटल पर एक ग्राहक खुशी से कहता है। अरे हरिया भाई, तुम्हारा खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, खा लो तो मजा आ जाता है। तभी दूसरा ग्राहक भी बोल पड़ता है। मैं तो रोज खाता हूँ और अपने बीवी बच्चों के लिए भी पैक करवा कर ले जाता हूँ। इतना अच्छा खाना और कहीं नहीं मिलता। यह सब देखकर दूर खड़ा मोहन परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरे खाने के सामने लोग उसके खाने को कैसे पसंद कर सकते हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब मोहन के दिमाग में अलग अलग योजनाएं बनने लगती हैं। वह चिंता में डूबा अपने घर लौटता है, जबकि दूसरी ओर हरिया दिन भर की मेहनत के बाद मुनाफे के पैसे चंपा को देता है और कहता है। चंपा, ये पैसे सुनार के पास ले जाओ ताकि तुम्हारे गहने जल्दी छूट जाए। हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है, जल्द ही तुम्हारे सारे गहने वापस आ जाएंगे। उधर मोहन घर पहुंचकर अपनी पत्नी से अपनी चिंता साझा करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। लोग हरिया के खाने को पसंद कर रहे हैं और मेरे पास ग्राहक कम होते जा रहे हैं। मोहन की पत्नी उसकी चिंता समझते हुए उसे एक खतरनाक सुझाव देती है। ऐसा करो, उसके खाने में कुछ मिलावट करवा दो। अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो वे उसके होटल में जाना बंद कर देंगे और तुम्हारा होटल फिर से चलने लगेगा। यह सुनकर मोहन के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। उसके दिमाग में अब हरिया को हराने की योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। सुबह होते ही चंपा घर का सारा काम निपटाती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। परिवार के सभी सदस्य खुशी खुशी नाश्ता कर रहे होते हैं।
अब बड़ा भाई गुड्डू खेत संभालता है और छोटा भाई हरिया अपने होटल का काम देखता है। घर के हालात धीरे धीरे सुधर रहे थे। चलो, अब होटल के कारोबार से इतना तो हो रहा है कि हम पेट भरकर अच्छा खाना खा सकते हैं। लेकिन हरिया, ये होटल खोलने के पैसे आए कहाँ से? इससे पहले कि हरिया कुछ कहता, चंपा झट से बोल पड़ी। अरे, इन्होंने सेठ से उधार लिया था। अब कारोबार अच्छा चल रहा है तो धीरे धीरे सारा कर्ज चुका देंगे। हरिया भी चंपा की बात का समर्थन करते हुए कहता है। हाँ, मैं सेठ से उधार लिया हूं, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा कर्ज चुका दूंगा। सबने संतोष की सांस ली और नाश्ता खत्म कर अपने अपने काम पर निकल गए। हरिया जैसे ही अपने होटल पहुंचता है, वह देखता है कि पहले से ही ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई है। वह जल्दी जल्दी ऑर्डर तैयार करता है। हरिया भाई, 2 समोसे और 1 गिलास लस्सी दे दो। हरिया खुशी खुशी सबका ऑर्डर पूरा कर रहा था। तभी दूर खड़ा मोहन यह सब देख रहा था और मन ही मन जल रहा था। उसने तुरंत अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और कहा, देखो, अगर हरिया का होटल ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम्हें उसके खाने में कुछ ऐसा मिला देना है जिससे लोग बीमार पड़ जाएं और उसका नाम खराब हो जाए। ठीक है मोहन भाई, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मोहन का एक दोस्त लखन हरिया से बातचीत में उलझा देता है, जबकि दूसरा दोस्त रमेश खाने में पेट खराब करने वाली दवा मिला देता है। काम पूरा होते ही वे दोनों मोहन के पास आकर कहते हैं, काम हो गया, अब देखना कल तक क्या होता है। मोहन मुस्कुराता है और इंतजार करने लगता है। हरिया इस साजिश से अनजान था और सबको वही खाना परोस रहा था। शाम होते होते कुछ लोगों की तबीयत खराब होने लगी। अगले दिन होटल खुलते ही कुछ ग्राहक गुस्से में वहां आ पहुंचे। हरिया भाई, हम तुम्हारा खाना इतने दिनों से खा रहे थे, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल जो खाना खाया उससे पेट खराब हो गया। हाँ भाई, तुम्हारे खाने की वजह से हमें दवाइयों पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। हरिया यह सुनकर घबरा गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, शायद मेरे खाने में कोई गड़बड़ हो गई होगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लोगों ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे माफ कर दिया और फिर से उसके होटल में आने लगे। लेकिन मोहन को यह मंजूर नहीं था। उसने दोबारा वही साजिश रची और फिर से खाने में मिलावट करवा दी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन लोग भड़क उठे। शुरुआत में तुम्हारा खाना बहुत अच्छा था, लेकिन अब तुम मिलावट करने लगे हो। हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, मोहन भैया थोड़ा ज्यादा पैसा लेते थे, लेकिन उनका खाना साफ सुथरा था। हम कभी बीमार नहीं पड़े। चलो मोहन भैया के होटल में चलते हैं। देखते ही देखते हरिया के होटल से लोग उठकर मोहन के होटल की तरफ चले गए। मोहन ने खुशी खुशी लोगों का स्वागत किया और बोला, अरे कोई बात नहीं, आज मेरी तरफ से सबके लिए मुफ्त खाना। इधर हरिया के आंखों के सामने उसका होटल बर्बाद हो गया। वह निराश होकर घर पहुंचा। घर में घुसते ही भोलानाथ ने उसके चेहरे की मायूसी देखी। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हरिया ने रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर भोलानाथ भी दुखी हो गए। तभी गुड्डू वहां आ गया और बोला, क्या हुआ, सबके चेहरे क्यों लटके हुए हैं? भोलानाथ ने गुड्डू को पूरी बात बता दी। गुड्डू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मोहन की चाल है। वह बहुत चालाक और लालची इंसान है। जरूर उसी ने यह सब किया होगा। नहीं भैया, वह कभी मेरे होटल में आया ही नहीं, तो वह कैसे ऐसा कर सकता है? और मेरा खाना तो बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होता था। ठीक है, तुम चिंता मत करो। कल फिर से अपना होटल खोलो और मैं देखता हूं कि कैसे लोग तुम्हारे होटल में नहीं आते और कौन कौन तुम्हारे खाने से बीमार पड़ता है। गुड्डू की बातों से हरिया को कुछ उम्मीद बंधी। सुबह होते ही दोनों भाई अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। हरिया अपने होटल पर पहुंचकर रोज की तरह ताजा और स्वादिष्ट खाना बनाता है, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत कोई भी ग्राहक नहीं आता। वह बेचैनी से ग्राहकों के इंतजार में बैठा रहता है।
पर सभी लोग मोहन के होटल में चले जाते हैं। उधर गुड्डू अपने भाई की मेहनत को बेकार होते नहीं देख सकता था। वह दूसरे गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें हरिया के होटल में लाकर कहता है, आज आप सभी के लिए खाना मुफ्त है, खाइए और बताइए कि यह कैसा बना है। लोग बिना किसी झिझक के खाना खाते हैं और हर कोई खाने की तारीफ करता है। क्या स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया। मोहन से यह सब सहन नहीं हुआ। वह गुस्से में आकर वहां पहुंचता है और चिल्लाने लगता है, तुम लोग इस होटल का खाना क्यों खा रहे हो? यही खाना खाकर गांव के लोग बीमार पड़े थे। लेकिन दूसरे गांव के लोग निडर होकर जवाब देते हैं, हम तो कई दिनों से यहाँ खाना खा रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इसे खा रहे हैं और वे भी बिल्कुल ठीक हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट और शुद्ध है। यह सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने हरिया के साथ अन्याय किया था। अगले ही दिन गांव के लोग फिर से हरिया के होटल में आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में होटल में इतनी भीड़ हो जाती है कि बैठने की जगह तक नहीं बचती। यह देखकर मोहन का गुस्सा और जलन बढ़ जाती है। उसने ठान लिया कि इस बार वह खुद ही मिलावट करेगा। अगर मैं खुद खाना खराब कर दूं तो लोग फिर से बीमार पड़ेंगे और हरिया का होटल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसने धीरे धीरे होटल की ओर कदम बढ़ाए। हरिया अपने काम में व्यस्त था। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि मोहन उसके खाने में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोहन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुड्डू की उस पर पूरी नजर थी। जैसे ही मोहन ने खाने में कुछ मिलाने की कोशिश की, गुड्डू ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, देखो देखो भाइयों, यही आदमी हमारे खाने में जहर मिलाता है जिससे हम बीमार पड़ जाएं और हरिया का होटल बंद हो जाए। मोहन, तुम कैसे इंसान हो? किसी का कारोबार बर्बाद करने के लिए तुम लोगों की जिंदगी से खेल रहे थे। मोहन के अपने समर्थक भी उसके खिलाफ हो गए। हमें क्या पता था कि तुम इतने गिर जाओगे। हरिया भाई का होटल बंद करवाने के लिए तुम जहर तक मिला रहे थे। नहीं नहीं, गुड्डू झूठ बोल रहा है, मैं कुछ नहीं मिला रहा था। गुड्डू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो यही दवा तुम खुद खाकर दिखाओ। यह सुनकर मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब समझ आया असली गुनहगार कौन था। तुमने हमें धोखा दिया मोहन, तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, ये सब मेरी ही गलती थी। मैं हरिया की तरक्की से जलने लगा था और लालच में आकर यह सब किया। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले इतने नाराज थे कि वे उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। गांव वालों, हमें मोहन की तरह निर्दयी नहीं बनना चाहिए। हमें उसे माफ कर देना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? अब से इस गांव में सिर्फ एक ही होटल चलेगा और वह होगा हमारा। अगर मोहन को होटल चलाना है तो उसे कहीं और जाकर अपनी दुकान लगानी होगी। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, अब से हरिया का होटल ही गांव का एकमात्र होटल होगा। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हरिया से माफी मांगी कि उन्होंने बिना सोचे समझे उसे दोषी ठहराया था। हरिया ने सबका धन्यवाद किया और अपने भाई गुड्डू को हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भाई। अगर तुम नहीं होते तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरा होटल कैसे बर्बाद हो रहा था। तुमने मेरी सच्चाई सबके सामने साबित कर दी। अरे भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात। हम भाई हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। घर लौटने पर जब भोलानाथ को सारी बात पता चली तो उन्होंने भावुक होकर कहा, मुझे गर्व है कि मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं। मुझे तसल्ली हो गई कि चाहे जो भी हो, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। चंपा भी गर्व से बोली, अब तो पूरे गांव में तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की चर्चा हो रही है। तुमने न सिर्फ अपना कारोबार बचाया बल्कि सबको एक बड़ी सीख भी दी कि सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कुछ ही महीनों में हरिया का होटल पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गया। दूसरी ओर गुड्डू की खेती भी खूब फल फूल रही थी। दोनों भाई मिलकर अपने अपने काम में सफलता हासिल कर रहे थे।
गांव वाले भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने दोनों भाइयों से सच्चाई, ईमानदारी और संघर्ष की सीख ली। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि मेहनत और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और जब परिवार एकजुट होता है तो कोई भी बाधा